अरे चंपा, आज तो आने में तुमने बहुत देर कर दी। जल्दी से कुछ बना दो, इन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं तो फिर भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी से भूख बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें तो सही 7 बजे तक इतनी ज़ोरों की भूख लग जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। सरिता जी अपने काम वाली चंपा से कहती है। चंपा बोली, अब क्या बताऊँ माँ जी, हर रोज़ सोचती हूँ आज घर का काम जल्दी हो जाएगा, पर होता नहीं। बाबूजी थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी बना देती हूँ। इस सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए बच्चों का खाना बनाकर आती हूँ। सरिता जी बोली, हाँ हाँ, बच्चों का ख्याल रख, खाना भी खिला। पर जब तू बुढ़ी हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी, तब क्या वह तुम्हें देखेगा। वहीं बैठे अपनी पत्नी की बातें सुन रहे महेश जी बोले, सरिता, तुम अपने बेटों की नाराज़गी इस बेचारे के बच्चे पर क्यों दिखा रही हो। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। चंपा बोली, माँ जी सही कह रहे हैं बाबूजी, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और वह क्यों नहीं देखेगा मुझे, मैं उसकी माँ हूँ। सरिता जी बोली, चंपा मैं भी तो माँ हूँ, आज मुझे ही देख ले। 3 3 बेटे, बहू है और इसी शहर में रहते हैं, परंतु कोई झांकने तक नहीं आता है। इतना कहकर सरिता जी की आंखें गीली हो गई और वह पुरानी बातों को सोचने लगी। जब सरिता जी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही ठंडी का मौसम था। वह पोती के लिए स्वेटर बना रही थी। महेश जी बोले, सरिता अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सरिता जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दे दीजिए। महेश जी बोले, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, खुदा ना खास्ता तुमसे पहले अगर चला गया तो मेरे जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, चाहे देख लेना। सरिता जी बोली, शुभ शुभ बोलो। और मेरे 3 बेटे हैं, सब भीड़ बनाकर हमारे साथ रहेंगे, आप देखना। आपस में इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम दोनों को एक साथ पहले कौन रखेगा। महेश जी के रिटायरमेंट के 5 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और सरिता जी स्कूल में पढ़ाती रही। 1 साल बाद वह भी रिटायर हो गई। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसों को तीनों बेटों में बांट देते हैं, तो महेश जी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलने लगी तो सरिता जी ने अपने पैसे को 3 हिस्से में बांट दिया। एक दिन बेटों ने कहा, माँ यह घर तो बहुत छोटा है, इसे तो छोड़ना ही होगा, अब हमारी इसमें ताल नहीं लगती। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जमीन तो है ही, घर बनाकर सभी साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा और घर 4 5 महीने में तैयार हो गया। सब साथ रह रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके 2 बेटों ने अपने क्वार्टर में रहने का फैसला किया। माँ से बोले, माँ पापा तो समझेंगे नहीं, पर आप समझो, आने जाने में बहुत समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला होता ही है, तो वह मान गई और कर लिया अपने मन के साथ समझौता। महेश जी बोले, सरिता जब पंछी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो घोंसलों को ऐसे ही एक एक करके छोड़ जाते हैं। सरिता जी बोली, आप हर समय ऐसे ही बातें क्यों करते हैं, अभी छोटा बेटा हमारे साथ है। नए घर में एक बेटे के साथ सुख शांति से दोनों रह रहे थे। करीब 3 महीने बाद छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं कितने दिनों तक बैठा रहूँगा, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ, अगर आप मदद करो तो मैं भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर लूँगा। महेश जी के मना करने के बाद भी सरिता जी ने पैसे दे दिए और बिजनेस शुरू हुआ। कुछ महीने बाद जब यह बात दोनों बेटों को पता चली तो माँ से नाराज़ होकर बोले, जब आपने उसे पैसे दे दिए तो अब वही आपका ध्यान रखेगा। और उन दोनों ने भी आना बहुत कम कर दिया था। 2 साल बाद छोटे बेटे के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए तो उन्होंने भी माँ बाप से पल्ला झाड़ लिया और उसी शहर में अलग रहने लगा। इस बात का दर्द सरिता जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और पति की कही बात याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे आए दुख जताया तो महेश जी बोले, बेटे यह तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोस की चाची नहीं जो तुम लोग अफसोस जताने आए हो। इसने तुम्हें पाल पोस कर लायक बनाया कि आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो।
आज तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अगर ऐसा है तो चले जाओ और पलट कर कभी मत आना। 7 जन्मों का वादा किया है तो इस हालत में भी इसकी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। कोई साबी बेटा बहू नहीं रुके और वह चले गए। समय बीतता गया और महेश जी ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज़ सरिता जी को कहते थे, मैं जब तक हूँ साथ निभाऊंगा, बस तुम हौसला मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तभी मैं भी हूँ। और अब तो चंपा का ही सहारा है। बेचारी काम वाले बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती थी। एक समय था जब सरिता जी बच्चों की भीड़ को पढ़ाती, नए भविष्य के लिए तैयार करती थी और पोते पोती अपने बच्चों के लिए उनके पिता से लड़ती थी। आज उन दोनों की यह दशा थी। कल जो भीड़ में थे आज वह अकेले हो गए। एक रोज़ सरिता ने चंपा से अपने बेटों को फ़ोन करवाया। बेटा, बहुत दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है? आज हूँ कल ना रहूँ। ऐसा ना हो कि तुम सब ना आओ और मौत आ जाए। जाने से पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटों ने कहा, माँ अभी हम व्यस्त हैं, समय मिलेगा तो देखेंगे, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद सरिता जी की आंखें भीगी थी। जब महेश जी ने देखा तो पूछे, क्या तुमने अपने बेटों से बात की? सरिता जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। महेश जी बोले, सरिता अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो हम कितने खुश थे। उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो। धीरे धीरे सरिता जी को यह बात समझ में आने लगी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उसके साथ साथी का साथ और हौसला रह जाए तो आखिरी वक्त भी कट जाता है। महेश जी ने अपने पैसे अपने बच्चों को नहीं दिए थे तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कुछ लोगों को रख लिया। हर शाम सरिता जी को व्हील चेयर पर बैठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटे दोनों वक्त साथ बिताते थे। पर कहीं ना कहीं माँ के अंदर जो चोट लगी थी वो नासूर बनता जा रहा था। एक दिन सरिता जी अपने पति से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, यह सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। एक बात कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूँगी तो आप किसके साथ बात करेंगे? महेश जी बोले, जितने साल मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूँ, आगे मेरा सहारा तुम्हें भी बनना पड़ेगा। सरिता जी मुस्कुराकर बोली, काश मैं अपने आखिरी सांस तक आपके लिए कर पाती। सांझ हो गई, चलिए आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको भूख जल्दी लग जाती है। तभी चंपा आई और सरिता जी ने कहा, चंपा आज खाने में कुछ बढ़िया सा बनाना। आज तेरे बाबूजी के साथ मैं भी खाना खाऊंगी, ना जाने फिर कब मौका मिले। महेश जी बोले, सरिता हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेश जी के मन में कुछ खटकने लगा, क्योंकि सरिता जी उस रोज़ अन्य दिनों से ज़्यादा उनका ध्यान रख रही थी। शाम को जब चंपा जाने लगी तो सरिता जी ने उसका हाथ थामा और बोली, चंपा मेरे बाद बाबूजी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। कहते हुए सरिता जी ने अपने गले से चैन उतार कर चंपा को दे दी और फिर बोली, चंपा तुम मेरी बेटी जैसी हो। बेटी, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना, बस कभी उन पर आश्रित मत होना। चंपा ने सोने की चैन लेने से मना किया तो महेश जी बोले, ले लो चंपा। लेने वाले तो लालच में बस धोखा और दर्द दे गए और सब ले गए। यह तो तुम्हें प्यार से दे रही है। सरिता जी अपने बेटों के धोखे और दिए दर्द से बिल्कुल टूट चुकी थी। न जाने क्यों रात महेश जी की आंखों में भी नींद नहीं थी। वह सरिता जी के बगल में बस उन्हें निहार रहे थे। सरिता जी बोली, अब आप सो जाइए, अगर आप जगे रहेंगे तो क्या यमराज नहीं आएंगे? महेश जी बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। सरिता जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूँगी। बात करते करते ना जाने कब दोनों की आंख लग गई। जब सुबह चंपा ने घंटी बजाई तो महेश जी की नींद खुली। देखा तो सरिता जी की दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। महेश जी के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। अपनी पत्नी के सीने से लिपटकर महेश जी जोर जोर से रोने लगे। सरिता, ये तुमने सही नहीं किया, मुझे किसके भरोसे छोड़ गई। फिर भी महेश जी ने हिम्मत नहीं हारी और विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। एक एक करके लाइन से तीनों बेटे बहू भी आ गए। जब माँ को मुख अग्नि देने के लिए आगे बढ़े
तो महेश जी ने तीनों बेटों से मुख अग्नि देने को मना कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब महेश जी घर लौटे, तीनों बेटे और बहू बरामदे में ही बैठे थे। उन्हें देखकर महेश जी गुस्से में बोले, क्या लेने आए हो अब यहाँ? चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों की शकल तक नहीं देखनी मुझे अब। तुम लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं है। महेश जी कड़कती आवाज़ में बोले तो तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। महेश जी बोले, आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे दिए दर्द और धोखे से मेरी पत्नी समय से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम लोगों को इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घर को मैंने वृद्ध आश्रम को देने का फैसला किया है। पिताजी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ के जाने के बाद आप पागल तो नहीं हो गए? हमारे रहते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर को वृद्ध आश्रम में क्यों देंगे? तीनों बेटे चिल्लाकर पड़े। बेटा, घर ही नहीं, जितनी भी मेरी जमा पूंजी है सब मेरे मरने के बाद चंपा को मिलेगी। महेश जी की बात सुनकर बेटे और बहू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। पिताजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी सब चीज़ों पर हमारा अधिकार है। तीनों बहू एक सुर में बोली। महेश जी बहुओं की तरफ घूरते हुए बोले, अपने पतियों को लेकर सीधे हाथ पांव यहाँ से चली जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। बेटे बोले, पिताजी, हम अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे। आप वृद्ध आश्रम में कुछ भी नहीं देंगे और ना ही चंपा को देंगे। इस घर और आपके पैसों पर सिर्फ हमारा अधिकार है। महेश जी गुस्से में बोले, किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम लोग? अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अधिकार मांगने के लिए तो तीनों लाइन से खड़े हो गए, लेकिन फर्ज निभाने के लिए कोई सा भी आगे नहीं खड़ा हुआ। बुढ़ापे में हमें अकेला छोड़कर तीनों एक एक कर कर निकल गए। वो औरत जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखकर सींचा, अपनी छाती का दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा किया, उसी को तुमने धोखा दिया। मैं तो तुम तीनों को अच्छे से जानता था, लेकिन वही बेचारी भोलेपन में रह गई। उसने तो हर तरीके से अपनी ममता निभाई, लेकिन तुमने उसकी ममता का फ़ायदा उठाया। तुमने क्या दिया उसे बदले में? कुछ भी तो नहीं। उसके अंत समय में तुम में से कोई सा भी उससे मिलने तक नहीं आया। लेकिन आज जब वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, तो लोगों को दिखाने के लिए तुम सारे आकर खड़े हो गए। अरे, एक नंबर के लालची और धोखेबाज हो तुम। जो धोखा और दर्द तुम लोगों ने मेरी पत्नी को बुढ़ापे में दिया है, वह तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। जाओ यहाँ से, मेरे जीते जी फिर कभी आगे से यहाँ कदम मत रखना। और मेरा जो भी कुछ बचा है वह तो मैं अपनी इच्छा अनुसार जिसे चाहूँ उसे दूंगा, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। और ज़्यादा 3-5 तुम लोगों ने मेरे साथ की तो पुलिस को बुलाते मुझे देर भी नहीं लगेगी। जब महेश जी ने पुलिस का नाम लिया तो बेटे और बहू सक पका गए। बहू बेटों के माथे से पसीना छूटने लगा। तीनों बेटों ने वहाँ से जाने में ही भलाई समझी। सरिता जी के जाने के बाद चंपा ने महेश जी की सेवा की। महेश जी ने भी अपने जीवन की जमा पूंजी सब चंपा को दे दी, और उनके कहे अनुसार जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने घर को भी वृद्ध आश्रम में दान कर दिया था। दोस्तों, क्या महेश जी का फैसला सही था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।